स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 83 टाइटल शंघाई में आग भाग 1। यह सब इतनी जल्दी हुआ। आहान, समीर, चुटकी और राधा ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें मूल रूप से दक्षिण में शिखावत परिवार की विला में राजेश द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। सीधे शब्दों में कहे तो उनमें से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई, इससे पहले कि वे आश्वस्त हो गए कि उग्र जादूगरनी ने अपना बदला लेने के लिए हार मान ली है। दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, वे केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते थे। यह पता चला कि अग्नि आपदा फल को पूरी तरह से पकने के लिए कुछ और दिनों की आवश्यकता थी। राजेश और जियांग फेंग मूल रूप से राक्षस थे, जिन्होंने अग्नि आपदा फल को चुरा लिया था और उन्हें डर था कि सन वुकोंग अपना बदला लेने के लिए आएगी। दुर्भाग्य से वे साधु का मांस पकाए जाने के बाद ही खा सकते थे, और जब मांस उनके पेट में होता तब भी उन्हें राहत महसूस होती थी। यह एक उदाहरण है। 2 दिन बाद समूह को आखिरकार आदर्श के बारे में कुछ खबर मिली। यह पता चला कि आदर्श भी दुनहुआंग शहर लौट आया है। यह जानने के बाद कि समूह उसके स्विफ्ट स्टार वुल्फ से सुरक्षित था। जैसे ही वह दुनहुआंग पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनके दोस्तों को राजेश के साथ शंघाई लौटने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार बहुत जल्दी से एक सैन्य आपूर्ति विमान में सवार हो गए जो शंघाई के लिए निकल रहा था। शंघाई लौटते समय आदर्श के साथ महिला कमांडर नानियो भी थी। वह अग्नि आपदा फल को चुराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जांच करना छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आदर्श का शंघाई तक पीछा किया। फायर पिलर हिल से दुनहुआंग तक की यात्रा कठिन रही। सौभाग्य से नानियो के पास कुछ विशेष क्षमताएं थी, जिससे वे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे, अन्यथा वे अभी भी नॉर्थ बर्निंग वैली में फंसे रहते। शंघाई के लिए हवाई जहाज की सवारी में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वे होंगकियाओ हवाई अड्डे पर पहुंचे, आदर्श सीधे दक्षिण पश्चिम में उपनगर में चले गए। उनके आश्चर्य के लिए राजेश की हवेली उन अस्थायी शरणार्थी आवासों के बहुत करीब थी जहां वे अतीत में रहा करता था। यह लेहुआ टाउन नामक जगह थी, एक औद्योगिक जिला लेहुआ टाउन और शंघाई सिटी के बीच स्थित है। दोनों स्थानों के बीच की सड़क के दोनों किनारे सभी प्रकार के कारखानों, गोदामों और कंपनियों से भरे हुए थे। जैसे दूरी में देखने पर बहुत सी अनियमित आकार की इमारतें, वर्कशॉप और घर दिखाई दे सकते हैं। लेहुओ टाउन में कारखाने के कर्मचारी मुख्य निवासी थे, जिसके परिणाम स्वरूप काम के घंटों के दौरान एक निर्जन शहर बन गया। भले ही उस स्थान को शंघाई का एक हिस्सा माना जाता था, अन्य शहर के मुख्य अंतर यह था कि शहर में विशिष्ट शांतिपूर्ण वातावरण का अभाव था, क्योंकि सभी निवासी मशीनों की तरह एक दोहरावदार जीवन जीते थे। पूरे क्षेत्र का स्वामित्व राजेश के पास था। उनकी हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर थी, जिसे एक यूरोपीय शैली के आवास में संशोधित किया गया था, जिसमें डामर की सड़क घुमावदार घुमावों में हवेली की ओर जाती थी। बागवानों की लगातार देखभाल के तहत इसमें हरे भरे देवदार के पेड़, मेपल के पेड़, एक विशाल फव्वारा और बगीचा था। आदर्श को पहले लेहुओ टाउन में रहने के लिए नियुक्त किया गया था। वो घर भी राजेश की कंपनियों में से एक का लग रहा था। उन्हें केवल इतना पता चला कि आज यहाँ इतनी शानदार हवेली थी। यह अमृत झील में हिजावत परिवार के विला से थोड़ा अधिक राजसी लग रहा था। यदि शहर एक छोटे देश की तरह था, राजेश मूल रूप से यहाँ का राजा था। आदर्श पहाड़ी पर चढ़ गया और गश्त पर कुछ मैजिशियनों द्वारा उसे तुरंत रोक दिया गया जब वह विला में जा रहा था। आदर्श ने अपनी पहचान का खुलासा किया। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद उनके सीनियर ने आखिरकार उन्हें जाने की अनुमति दे दी। आदर्श ने एक लंबा चेहरा बना लिया। इन लोगों के साथ क्या गलत है जो पुराने तरीकों पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं?
आप सिर्फ अपने फ़ोन का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? उन्हें कुछ ऐसा करने में 1 घंटा लगाना पड़ा जो कुछ ही मिनटों में किया जा सकता था। यहाँ तक कि आसमान में भी अंधेरा हो रहा था। बाहर से कारों को विला में ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी। आदर्श और नानियों को केवल कार लेनी पड़ी, जैसे आमतौर पर पर्यटकों के आकर्षण में देखा जाता है। प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले लगभग आधे घंटे तक सवारी चली। तलहटी मैजिशियनों के गश्त के अधीन थी और पहाड़ी की चोटी में महल की दीवारें जितनी ऊंची बाधाएं थी। निजी विला की रक्षा लगभग एक सैन्य मुख्यालयों की तुलना में अधिक थी। वे शंघाई के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में थे। क्या उन्हें वास्तव में इतनी दूर जाना था? मुझे तो नींद आ रही है। क्या यह मास्टर शिखावत अपने दिमाग से बाहर है? हमें 24 घंटे इस जगह की रखवाली करने के लिए कह रहे हैं। इस बार उसने कौन सा छत्ते में हाथ डाला होगा? पहरेदारों में से एक ने जमाई लेते हुए कहा। कौन जानता है, लेकिन मैंने कप्तान से सुना है कि उन्होंने रजावत कबीले के लोगों को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने प्रसिद्ध आइस एलिमेंट कबीले के लोगों के साथ जगह के सुरक्षित होने के बारे में कुछ बताया है। एक अन्य तीखी आंखों वाले गार्ड ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने डोंगफेंग कबीले की पूंछ पर कदम रखा हो। रजावत और डोंगफेंग कबीला वर्षों से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं। दोनों पहरेदारों के बीच की बातचीत जल्द ही आदर्श के कानों पर पड़ी, जिससे उसे कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि राजेश और उसकी पत्नी उग्र जादूगनी से बेहद डरे हुए थे, जो पूरे विला को बांटने तक की हद तक जा रहे थे। उन्होंने आइस एलिमेंट रजावत परिवार के लोगों को भी आमंत्रित किया। यह स्पष्ट था कि हजारों भाग जाने वाले के बावजूद वे अभी भी चिंतित थे। हजारों मीटर दूर भाग जाने के बाद भी वह उग्र जादूगनी से डरे हुए थे। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले जाता हूँ, लेकिन मास्टर शिकावत ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए भी रहना होगा। तुम विला में जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। हमारे पास मनोरंजन सुविधाएं, ध्यान कक्ष, प्रशिक्षण मैदान और अभ्यास पाठ्यक्रम भी है। फोर्थ यंग मास्टर आपका मार्गदर्शन करेगा, गार्ड कप्तान ने कहा। विला में कितने मैजिशियन हैं? मोफेंग ने पूछा। 123। यहाँ सभी को कबीले द्वारा आवंटित किया गया है। हमने अन्य प्रसिद्ध परिवारों के कुछ एक्सपर्टों को भी काम पर रखा है, जिनके हम करीबी हैं। अगर कुछ होता है तो प्लीज इसे तूल न दे। हम एक मीडिया ब्लैकआउट के अधीन है। एक बार सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद मास्टर शिखावत आपको बहुत इनाम देंगे, हयान नामक व्यक्ति ने सख्ती से कहा। इनाम की चिंता मत करो। एयरपोर्ट व्यस्त राजमार्ग पर एक कैब तेज गति से चल रही है। रास्ते में कई अपशब्द बोले गए। जैसे ही कैब कहीं दूर चली गई, पिछली सीट के यात्री ने सवारी से उतरने की मांग की, जिससे दयालु कैब चालक भ्रमित हो गया। क्या आपको 41 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार नहीं है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल भेज रहा हूँ। ड्राइवर ने अपनी टोपी ऊपर कर ली। उसके आश्चर्य के लिए यात्री ने दरवाजा खोल दिया और सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गया। इससे पहले कि चालक कुछ कर पाता, यात्री अचानक आग की चपेट में आ गया। आग उसके पैरों से कमर तक फैल गई। उसके सिर तक उठने से पहले ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी को बुखार से जलते हुए नहीं सुना था। यात्री पर लगी आग एक भयानक डीमन की तरह थी, जो धीरे धीरे यात्री से अलग हो गई, जबकि वो अभी भी उस पर जल रही थी। यह दूसरी ओर का दृश्य है। आग ने धीरे धीरे ग्लैमरस होम्नियोइड फिगर का रूप ले लिया और जिस व्यक्ति को आविष्ट किया गया था वह कमजोर अवस्था में जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से होश खो बैठा। उग्र आकृति धीरे धीरे आकाश में तैरने लगी। उसने कोई मैजिक नहीं किया, फिर भी जैसे जैसे उसकी ऑरा आसपास की ओर फैलती गई, ऐसा लगा जैसे राजमार्ग एक ऊर्जा नाड़ी से टकरा गया हो, जिससे सभी वाहन रुक गए और उनकी टेल लाइट तेजी से झपकने लगी। कुछ सेकंड बाद वाहनों के इंजन में आग लगी और आग तुरंत बाकी कारों में भी फैल गई।
रात के आसमान के नीचे पूरे हाईवे ठप पड़ गया। कुछ किलोमीटर के भीतर हजारों वाहन को सहज प्रज्वलन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राजमार्ग पर एक चौंकाने वाला फायर ड्रैगन का लुभावना दृश्य दिखाई दिया। गनीमत यह रही कि वाहन तेज गति से नहीं चल रहे थे और चालक समय रहते भागने में सफल रहे, नहीं तो हादसों में कई बेगुनाहों की जान चली जाती। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 84 टाइटल द एम्प्रेस ऑफ द बर्निंग वैली क्वीन पार्ट 2। ले हुओ टाउन यूलिन का विला, या कहे शिखावत खानदान का विला। ओपन एयर पूल LED लाइट्स के नीचे अलग अलग रंगों को दर्शा रहा था। रंग बिरंगी रोशनी में ढके जाने पर लालित्य और बड़प्पन के संकेत के साथ पानी असाधारण रूप से साफ था। पूल के पास एक अच्छी तरह से सजाया टेबल खड़ा था। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और फल थे। चुटकी, समीर, अहान, लवीशा और राधा मेज पर बैठे थे। दिन काफी ठंडा था, इसलिए उनमें से किसी को भी तैराकी में रुचि नहीं थी। वे ताश खेल रहे थे और उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। मैं अब और नहीं खेलना चाहती, राधा हमेशा से जीतती है, समीर ने मेज पर पत्ते फेंकते हुए कहा। खेलों में अपने पत्ते की एक बड़ी राशि गंवाने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह सही है राधा, आप धोखा नहीं दे सकते। आपको अन्य लोगों के विचारों को उनकी प्रतिक्रियाओं से समझना नहीं चाहिए, लवीशा ने कहा। राधा थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने पैसे के ढेर को सभी को वापस धकेल दिया और कहा, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। किसी कारणवश राधा बिना किसी स्पिल के भी सभी के मन को पढ़ने में सक्षम थी। ताश खेलते समय वे संभवतः उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकते थे। क्या वे कर सकते थे? अहन ने बेबसी से कहा, आखिरकार मुझे पता चल गया कि मकाओ के कसीनो ने कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं के नियम से पहले नो साइकिंग मैजिशियन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। जब वे बातें कर रहे थे तो कुछ लोग पूल से बाहर आए। वे सभी उम्र में छोटे थे किसी कारण से। जब वे पूल में तैर रहे थे तो उनके आसपास के पानी का तापमान गिर जाता है। ऐसा लगा कि पानी भी जमने वाला है। कुछ क्षमताएं आदतों में बदल जाती है जिन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है। यह ऐसा है जैसे कोई भी हमारे साथ एक ही पूल में तैरने को तैयार नहीं है। चाहे दिन कितना भी गर्म क्यों न हो, स्विमिंग पूल में एक सुंदर आदमी अपने 8 पैक के साथ मुंह से संपर्क कर रहा था। उसने रास्ते में एक कॉकटेल उठाया और उसे खाली कर दिया। विवेक, यहाँ कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा है। आपको हमें अपने अस्तित्व की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ जगह की रखवाली करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ना कि अपने आप को छुट्टी का आनंद लेने के लिए। हमने आपको भुगतान भी किया है, आहन ने उस आदमी से अप्रिय ढंग से कहा। यह सुनकर एक और आकर्षक फिगर वाली लड़की पूल से बाहर निकली। उसने अपने बालों को एक आत्म सुरुचिपूर्ण तरीके से लहराया और एक लोमड़ी की तरह खिलखिलाती हुई बोली, यह शंघाई है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षित क्षेत्र एक सजावट है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीव इतनी दूर यहाँ आ पाता है, भले ही जीव इतनी दूर आने में कामयाब रहा हो। हमारा रजावत खानदान फायर एलिमेंट वाले जीवों से निपटने में एक्सपर्ट है। डीमन, सीलिंग, आइस फॉर्मेशन सब कुछ संभालने के लिए पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि हमारी मदद की जरूरत है। समूह ने 2 अवांछित मेहमानों विवेक और सविशा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करते रहे। वैसे राधा, ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर अचानक बेचैन क्यों हो गई? क्या यह अग्नि-आपदा के कारण था? जब समीर के दिमाग में यह विचार आया तो वह फुसफुसाया। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा,
यह सिर्फ एक संयोग है। अग्नि आपदा ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में शांति को प्रभावित नहीं करती है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि यह पूर्व में किसी चीज की वजह से है, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। हम बहुत भाग्यों से बाहर चल रहे हैं। पहले अग्नि आपदा, फिर ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर, आहन ने शिकायत की। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है लविशा। क्या आप जानते हैं, आपकी माँ ने आपको उग्र जादूगरनी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों कहा? आमतौर पर चूंकि वह उग्र जादूगरनी के इतने करीब हुआ करती थी, तो यह केवल तभी समझ में आता है जब वह ऐसा करती थी। चुटकी अभी भी इस घटना से परेशान थी। मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने ही मुझे क्रीम स्टील स्पाइक दिया था और बताया था कि कब स्ट्राइक करनी है, इसलिए मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। सच होना बहुत आसान लगा। लविशा ने उग्र जादूगरनी पर हमले को याद करते हुए अपना सिर हिलाया। लविशा, तुमने कुछ बेवकूफ़ी की है। जैसा कि समूह चर्चा कर रहा था, एक परिचित आवाज अंदर आई। समूह को पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे प्रतिक्रिया देने वाले थे, उन्होंने अचानक आवाज के मालिक को याद किया। उन्हें चौड़ी आंखों के साथ घूरकर पीछे मुड़कर देखा। उन्हें आदर्श, पवित्र बकवास, तुम यहाँ कब आए? यह काफी जल्दी था। समीर और आहन आदर्श के पास गए और उन्हें उत्साह से गले लगा दी। आदर्श ने दो बेवकूफों को दूर धकेल दिया और राधा तक चला गया। उसका मानना था कि अगर राधा दौड़ सकती है तो वह सबसे पहले उसकी गले लग जाएगी। जैसे आदर्श दो बेवकूफों पर अपनी भावनाओं को बर्बाद करने के लिए आलसी थे। आदर्श सीधे विषयों पर आते हैं। उसने राधा को अपनी बाहों से जकड़ लिया और जिससे लड़की शर्मा गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। और तुम हो आदर्श, तुम गंदगी के टुकड़े हो। लावा ने तुम्हें बहा दिया है, लेकिन फिर भी तुम इतनी खूबसूरत महिला को अपने साथ लाने में कामयाब रहे। दूर जाने का अभद्र संकेत। आदर्श राधा के साथ कुछ समय का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, फिर भी दोनों बेवकूफों ने माहौल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। राधा ने आदर्श को घूर कर देखा। उसे एक और सेकंड के लिए उसे गले लगाने से पहले खुद को समझाने के लिए कहा, वह नानियों है सेना से। उसने यहाँ मेरा पीछा क्यों किया? क्योंकि उसे किसी चीज के बारे में कुछ सुराग मिले हैं जिसकी वह लंबे समय से जांच कर रही थी, आदर्श ने समझाया। नानियों बातचीत में शामिल नहीं हो। उसने अपने लिए एक जगह ढूंढी और बैठ गई। केवल समीर, जो सैनिक से था, ने उससे बात करने की पहल की। दूसरों ने उससे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। आपने ऐसा क्यों कहा कि लविशा ने कुछ बेवकूफ़ी की है? चुटकी ने पूछा, जो विषयों के बारे में अधिक चिंतित थी। जब लावा ने मुझे बहा दिया तो वह उग्र जादूगरनी थी जिसने मेरी जान बचाई। वह इंसानों के प्रति बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं है। आदर्श ने समूह को उग्र जादूगरनी के साथ अपने अनुभव को मोटे तौर पर समझाया। समूह बता सकता है कि उग्र जादूगरनी मित्रवत भी थी। उसने उनके से संपर्क किया था और उनका स्वागत किया था। न केवल उसने उन्हें फायर क्लाउड फलों के साथ उपहार दिया जो उन्हें कुछ अग्नि प्रतिरोध प्रदान कर सकता था, बल्कि वह उन्हें भूल भुलैया जैसे फायर क्लाउड वुड से भी बाहर ले आई थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बाद क्या हुआ, और वे इस बात से अनजान थे कि उग्र जादूगरनी ने आदर्श की जान भी बचा ली थी। अब जबकि हमने उसे नाराज कर दिया है, यह कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। हम बहुत दूर नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ पूरे रास्ते हमारा पीछा करेगी। शंघाई से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। शंघाई के आसपास के किले शहर पर आक्रमण करने की कोशिश करने वाले किसी भी दीवान भी इसका सफाया कर देंगे। अगर ऐसा है तो राजेश पूरी पहाड़ी को अलर्ट पर रखते हुए यहाँ इस तरह की अविश्वसनीय रक्षा स्थापित करने की जहमत क्यों उठाएगा? रात में भी उस जगह पर गश्त कर रहे मैजिशियनों को देखते हुए चुटकी ने ठंडे मन से कहा। शब्दों ने तुरंत समूह को याद दिलाया और माहौल काफी तेज हो गया। लेहुओ टाउन के साउथ हिल पार्क में दूसरी ओर एक घास के मैदान में आकाश के खुले दृश्यों के साथ
एक जोड़ा जमीन पर लेटा हुआ था। रात के आसमान और दूर से जगमगाते शहर को देखते हुए एक दूसरे को गले लगा रहा था। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे माता पिता को मनाने के लिए सगाई के उपहार के रूप में 1 लाख तैयार क्यों नहीं कर सकते। फ्रिज हेयर स्टाइल और अंडाकार आकार के चेहरे वाली एक लड़की ने कहा। मैं पहले से ही अपनी 20वीं दशा में हूँ। मेरे परिवार से पैसे मांगना शर्मनाक है। आप मेरी जगह भी इस बारे में सोचिए। मैंने तो आपको हर महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी है, कारखाने की वर्दी में आदमी ने कहा। वह जाहिर तौर पर कस्बे में काम करने वाला एक लड़का था जो काम के बाद सीधे डेट पर गया था। लड़की उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अहंकार से सिर उठाया। रात के आकाश में एक शानदार प्रकाश देखा। इसके पीछे एक निशान छूट गया। कारखानों द्वारा बनाए गए धूल के भरे बादल पूरी तरह से जगमगा उठे, जिसके परिणाम स्वरूप एक रहस्यमय शानदार दृश्य दिखाई दिया। आह, यह शूटिंग स्टार है, लड़की उत्साह से चिल्लाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यह सच है, जल्दी करो, एक इच्छा जल्दी मांगो। दोनों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को ईमानदारी से अपने हाथों पर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। शहर का आसमान प्रायः प्रदूषण से भरा रहता था, यहाँ तक कि प्रदूषण के कारण एक उल्का बौछार भी दिखाई नहीं दे रही थी। टूटता तारा तो दूर की बात है, यह एक चमत्कार जैसा था कि वे इसे देखने में सक्षम थे। क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं था कि वे एक दूसरे से सच्चे प्यार करते थे? हालांकि जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली और अपनी इच्छाओं का साझा करने वाले थे, उनकी आंखें संदेह और आश्चर्य से चौड़ी हो गई। आगे रात का आसमान लाल धधक रहा था। शूटिंग स्टार बहुत ही कम समय में लेवो टाउन पर उतरा था। एक उल्का पिंड में बदल गया था जो दिन की तरह शानदार को रोशन कर रहा था। दिन की तरह शहर को रोशन कर सकता था। झुलसा देने वाला धधकता हुआ उल्का पिंड आसमान से तेजी से गिरा, यहाँ तक कि हवा भी चलने लगी। जिस दिशा में यह जा रहा था उसे देखते हुए यह सबसे अधिक संभावना है लेवो टाउन में पहाड़ी से टकराने वाली थी। यहाँ यूरोपीय शैली की हवेली थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।